गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 18 जो होमवर्क में दिया था, सर सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन किया था कि नहीं? इतनी बड़ी फोटो बनी जरा सा रह गया है क्वेश्चन 18। कितना जरा सा बचा है? पीएल अकाउंट उसमें बनाना था। लेफ्ट साइड के सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए, टोटलिंग रह गई है। तो 5 मिनट ले लो, उसको कंप्लीट करके बताओ कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है। 5 मिनट ले और उसमें नेट प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना होगा। सूट हम तो कहाँ से चॉकलेट लोग आए, चॉकलेट के ऊपर लिख दिए मैं किस ससुर बोला ट्रेन से बात है सेवा को तो दोनों ट्रेन से बात नहीं हां ना दे भाई आप इसको बोले हां देखो किससे ले लियो अरे कब से क्या पूरा पूछ के पैसा हां पैसा ये पैसा वो छूट के जब नहीं बता दे 150 करने में इतना बात करी 150 का इन्हें के मैं जरा ए बात में हां से तो है हां तो प्लान कोई तो तो नहीं जरा बात करती इके दुपट्टा है तो दुपट्टा है ना, तो दुपट्टा जो करा है दुपट्टा में निकाला नहीं हालत है हां तो अलग नहीं तो सूट ना ले लो दे दो बस बाकी तो यहां जाओ हां यहां सूट सलवार गड़बड़ है, सलवार ये बहुत लंबी है छोटी करा खाली पैसा पर छोड़ सलवार मेरे याद में लगा दो हां ये तो रखो वो तो वही वो कहा था जेब में कुर्ता बने सलवार इसे लंबी लगा ये हो गया तो चला बच्चों ये तो माने पूरे पूरी इंटर करके नहीं इंटर लगाना तो अच्छा है और जो इंटर लगता है तो ज्यादा सही है मैं तो यार कुछ तो बात है यार सोचियो कान नहीं गए कान जावे वो पता तो आज कहीं तो दरिया का एक बोले करके दरिया का वो तो काय के ये वाली दिन को रहा है हां ये वाले को रहा है काय कहते दरिया है बोले करके हमरे बच्चे हां हमरे लिए हां काय अरे सेंटर पते नहीं बता दी मैं जा एक बच्चे को खाने के बाद मैं बोले कभी रोटी तो काट को रोटी ना ताकि सब लोग अभी की वाली हुई नहीं ये क्या दरिया है लड़की वाला नहीं यहाँ पर 40 रुपए किलो है यहाँ पर रहा है दीदी को लोगों को 2 किलो मिलती है ना दीदी पिछले तो दे रहा तो खाया ना પછી પનીર કોબી वाला क्या फिर भी वो कहीं तो तेरे पनीर पूरी तो पे किलो टमाटर चीनी भी ना दिया रखी तो तो करके ना बताइए बता दो मुझे दोबारा कतली है वो se dopo casa dopo kata kata kita kata kata sudah kata बहुत पत्थर का वो अरे वो जी वहीं रखी कम ना बता के रखा ना पत्थर करेंगे दियो फिलवा है अच्छा ना सूट अच्छा कल हिसाब दरिया नहीं दरिया नहीं चला पैकेट में अगर दूध रहेगा ताकि चना दाल के पैकेट है उसे तो अब ला नहीं तो लियो हल्का को पैसा लगा को पेरी मिला तो लियो भैया
देखो हमको देने दूर गए थे यार, एक दिन फोन किया तुम खड़े रह गए थे, तो कहीं कि कहाँ है, तो कहीं कि मम्मी बहन भाभी से बात कर, मेरे कौन भाभी, नहीं बस वही एक मेरे भाभी है वो। अब तो बहुत आगे भाभी कहती है। हाँ तो है, अब तो भाभी बहुत आगे है। हाँ नहीं बहुत आगे, लेकिन फिर बस एक ही भाभी है जो मम्मी के पास आती है ज्यादा। तो सत्य कहा वही भाभी होगी जहाँ मैं तो अरे तो जल्दी आ गई ना, तो मैं आ गई हूँ, तो कहती है अरे उनका कहा लगी, अरे हमको कोई कुछ कहा लगी, तो कहा का लगी, कहा को कहा लगी, कहा लगी तो कहीं कहीं हूँ तो कहीं गए तो कहे चलिए का क्या खाए से खाई जाती है नहीं वो समझ कोई कहा इनका तो लगे तो सब कुछ करते हैं धीरे धीरे, तो उनके उनके से अजय करी थी, अजय करी थी, अजय क्या वो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा है कि मार भाने थे उनके पास है, कहीं डाल रही वो नहीं आ रही, कहीं नहीं आई कहीं लोग तो कहने मम्मी जी को उनके घर से पास पड़ा इम्तिहान वो विषय करा दिए, हाथ दिए जी हाथ जो सेटिंग कर दिए इसके अंदर का सेटिंग का हाथ दिया जाती है, फिर पैसे सब पड़ जाते तो आधी दे दिए, और कहीं नहीं आ रहा है घर से पास पड़ा हम लोग का दूर पड़ा तो उन लोग आंसर कर देती है, तो हमारे विषय करा दिए, इसको तुम लोग करा नहीं इलेक्ट्रिक में है तो ना हो गया मैम, आंसर आया? आंसर निकला? आंसर निकाला? क्या आंसर है? आंसर आया? मेरे पास नंबर नहीं ना, अगर कोई जगह अरे मैम आंसर बताइए। हेलो हेलो, सो गई का? क्वेश्चन करने को कहा था, सोने को थोड़ी कहा था। हेलो 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 हेलो
मेरा बटन की एक औरत थी और पहले डिपार्टमेंट में बैठती थी और दोस्तों को करा के जाओ खाओ बुलाओ तुम आंसर बताओ। हेलो हेलो 10 बार 10 मिनट से हेलो हेलो कर रहे हैं, तब से बता ही नहीं रही है कुछ। सही है, नेट प्रॉफिट। चलो नया क्वेश्चन उठाते हैं। ये इलस्ट्रेशन 20 करते हैं मैम, ठीक है। इसमें क्या करना है ना, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमको पहले से दे रखा होगा, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको पहले से मिला होगा और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमसे नेट प्रॉफिट के साथ साथ एक और प्रॉफिट निकालने को गया है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज है, देखो आपने ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाला है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आपने सेलिंग के खर्चे माइनस कर दिए हैं, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे माइनस किए हैं और उसके साथ साथ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस होंगे आपकी किताब में, लेकिन है तो हमें पढ़ने ही है। तो अगर आप देखो तो जो हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमने एक्सपेंसेस को सिर्फ दो कैटेगरी में बांटा था। जनरली आपको 99% जो क्वेश्चंस करना है फाइनल अकाउंट्स के, उसमें आपको एक्सपेंसेस को दो ही कैटेगरी में बांट के ही करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे पीएल में जाएंगे। परंतु जब वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने को कह रहा है ना, तो आपको एक्सपेंसेस को थोड़ा और क्लासिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सारे के सारे चले जाएंगे कहां, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला होगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये बिल्कुल नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेलिंग के खर्चे हैं, जो सेलिंग के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस में। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए हम जो भी खर्चे कर रहे हैं वो आएंगे इसमें। और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, इसके बाद जितने एक्सपेंसेस बच गए आपके पास, जिसमें नॉर्मली आपके पास लॉसेस वगैरह ही बचता है और ज्यादा और कोई एक्सपेंस है नहीं, फाइनेंस वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं बस, ठीक है। तो ये दोनों जो खर्चे हैं वो आप माइनस, ये दोनों जो खर्चे हैं सेलिंग और ऑफिस वाले, ये जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हो ना तो आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप ये बचे हुए जो खर्चे हैं जब माइनस करेंगी तो आपके क्या आएंगे, तब आपका आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। उनसे पूछी देगी अगर ठीक तो क्या बस दिया है इंटरनेट के तो सिवाय अब ये मोबाइल ले कांटेक्ट इसी से होगा। क्लियर है मैम? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वो जो समझ में आया जो अभी बताया। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप केवल और केवल दो एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक्सपेंसेस सेटल करती हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप बचे हुए जो खर्चे हैं जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, लॉसेस वगैरह बचे होंगे और फाइनेंस वगैरह के खर्चे बच जाते हैं, तो वो जब सेटल करती है ना तो आपका नेट प्रॉफिट आता है। क्या ये बात क्लियर है? बताओ। क्लियर है ये बात? ओके, तो अब इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन होता है
एक या दो ही क्वेश्चन होते हैं आपकी बुक में, तो वो आपको आपकी बुक में मिलेंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक करवा देता हूँ। और ये करने के बाद फाइनली हम लोग इसके ऊपर चलेंगे, अपनी बैलेंस शीट के ऊपर चलेंगे। तो बनाना इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पड़ेगा, बस थोड़ा तरीका बदल जाएगा प्रॉफिट लॉस बनाने का। एक सेकंड रुकिएगा बस। चलो मैम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है? 4,40,000 रुपए। और मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ दो एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ दो एक्सपेंसेस, वो कौन से? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के, इन दो एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो इन दो एक्सपेंसेस को यहां से माइनस करते हैं, और उसके अलावा जितने एक्सपेंसेस मिल जाएंगे ना, वो आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तब आपका आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है कैरेज आउटवर्ड्स। ये क्या है? ये एक सेलिंग एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको यहां लिखा जाएगा, इसको पहले माइनस किया जाएगा। माइनस करने वाले आइटम्स डेबिट पे लिखे जाएंगे, टू कैरेज आउटवर्ड्स 4,800 रुपए। जब मैंने कहा था वहां पे कि माइनस करना है, माइनस करना, जो भी चीज को माइनस करेंगे ना, उसको ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो अगर मुझे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस करना है इसमें से, तो मुझे उसकी ऑपोजिट तरफ यानी डेबिट की तरफ इन सबको लिखना पड़ेगा ना। और एक्सपेंसेस तो आपको वैसे ही पता है कि डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। एडवर्टाइजिंग, ये भी सेलिंग का खर्चा, ये भी यही लिख देते हैं, 12,000 रुपए। फिर सैलरी, सैलरीज ऑफिस का खर्चा, इसलिए इसको भी यहां लिखेंगे। नेक्स्ट,
उसके बाद है रेंट। रेंट भी ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस की जमीन का देना होगा 62,000। उसके बाद लाइटिंग। लाइटिंग भी ऑफिस का खर्चा, अज्यूम करते हुए ऐसा कि ऑफिस की लाइटिंग है। इंश्योरेंस चार्जेस 2400 रुपए। इंश्योरेंस चार्जेस 2400। फिर बैड डेप्ट। बैड डेप्ट जो है वो आपका, ये आपका सेलिंग का खर्चा है। वैसे तो एक लॉस होता है, लेकिन सेलिंग का एक तरीके का लॉस है, क्योंकि सेलिंग की वजह से हुआ है। 1500। ऑडिट फीस 2000 रुपए। ये ऑफिस का खर्चा है, क्योंकि ऑडिट करवाना ये ऑफिस का काम है। उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ये क्या है? ये ना तो ऑफिस का खर्चा है ना सेलिंग का खर्चा है, ये तो फाइनेंस का खर्चा है उल्टा। आपने लोन लिया क्योंकि आपके पास फाइनेंस की कमी थी, इसलिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये तो एक तरीके से फाइनेंस का खर्चा है, ना ही सेलिंग का खर्चा, ना ही ऑफिस का। तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में नहीं, बल्कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसकी कंप्यूटेशन में शामिल करना होगा। तो इसलिए यहां पे एक पार्ट बनाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, अब इसके नीचे बनाते हैं कैलकुलेशन उसके लिए, नेट प्रॉफिट के लिए। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा? नेट प्रॉफिट में। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 22,000 था। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या है? ये आपका फायदा है, तो ये भी नेट प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आप कहेंगे सर इसको ऊपर वाले पार्ट में क्यों लिख रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले पार्ट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स को, उधर भी तो क्रेडिट साइड पे लिख सकते हैं। तो उधर जैसे एक्सपेंसेस केवल सेलिंग और ऑपरेटिंग से रिलेटेड आएंगी ना, वैसे ही वहां पे इनकम्स के लिए भी क्राइटेरिया है। ठीक है, इनकम्स के लिए भी क्राइटेरिया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले इलाके में आप केवल उन्हीं इनकम्स को क्रेडिट करेंगी जिनको जो ऑपरेटिंग इनकम्स है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होंगी? जो बिजनेस में नियमित अंतराल पे होती रहती होंगी। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होती रहती होंगी वो इनकम्स, उन इनकम्स को आप वहां क्रेडिट करेंगी। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, जो बार बार नहीं होती होंगी बिजनेस में, ठीक है, उनको आप ये नीचे वाले पार्ट में यानी नेट प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में शामिल करेंगे उसको। ठीक है, जो इनकम ऑपरेटिंग है, जो बिजनेस में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होती ही रहती है, उनको क्या किया जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली कंप्यूटेशन में जाके उसको क्रेडिट किया जाएगा। बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, जो बिजनेस में रोजमर्रा में नहीं होती रहती है, कभी कभार होती हैं, उनको क्या करेंगे? उनको हम नेट प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में यहां पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है 2800 रुपए। फिर नेक्स्ट, उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी ऑफिस का खर्चा है 3600 रुपए। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने बताया लॉसेस सारे यहीं पे आएंगे नेट प्रॉफिट वाले में।
फिर जनरल एक्सपेंसेस कितने, 1400 रुपए, ये भी ऑफिस के खर्चे हैं। उसके बाद डोनेशन, जो आपने डोनेशन किया है, तो डोनेशन करना ना तो ऑफिस का खर्चा है ना ही सेलिंग का खर्चा है, तो इसलिए इसको नीचे वाले पार्ट में यहां लिखेंगे। 5100 रुपए का डोनेशन किया था। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड 6000 रुपए, वो भी यही लिखा जाएगा। उसके बाद लॉस बाय फायर, वो भी यहां लिखा जाएगा। ₹20,000। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन लास्ट, ₹50,000। कितना, ₹50,000। ठीक है, कोई डाउट कि कोई भी चीज मैंने कहाँ पे कहीं पे दिखाई हो वो ना समझ में आई हो? कोई भी डाउट है अभी तक इस क्वेश्चन में? चलो, इसके बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट आपका जितना है उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ये सारे खर्चे जो डेबिट पे लिखे हैं ये सब माइनस कर दोगी तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे एज अ बैलेंसिंग फिगर होगा, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD एज बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आएगा, करते हैं। ये टोटल तो कंफर्म है कि 440 होना चाहिए दोनों तरफ। तो ये आया है मैम 157,300 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं यहां उतार लूंगा, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD। कितने रुपए, 157,300। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बैलेंसिंग करनी होगी नेट प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए, तो उसके लिए हम डेबिट का टोटल करेंगे। ठीक है, और डेबिट का जो भी टोटल आएगा उसको रखेंगे और क्रेडिट का भी टोटल करेंगे, और क्रेडिट का जो भी टोटल आएगा उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे। क्रेडिट का जो भी टोटल आएगा अमाउंट्स का उसमें से डेबिट के टोटल्स माइनस कर देंगे, तो फिर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो वो कितना आएगा, तो ये कितना होगा मैम, 82,100। ठीक है, आपका टोटल कितना हो जाएगा इधर का, सॉरी 82,100 नहीं,
1,34,000 और ये भी थोड़ा, ये ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है, ये लो 2,16,100। नेट प्रॉफिट हमारा निकल चुका है 1,34,000 रुपए। क्या आपको क्लियर है कि कैसे किया इसको सॉल्व, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन? यस एंड नो दोनों। तो नो किस वजह से, क्या समझ में नहीं आया? अजीब है ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन तो अजीब है और अजीब थोड़ा लगता भी है सभी को, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक या दो क्वेश्चन किताब में दिया रहता है। तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, और उसके लिए हमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है। अब ये समझ लिया और अगर समझ में आ गया हो तो उसके बाद अब ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बने ही नहीं है। एक ही दो क्वेश्चंस बने हैं, वही सालों से किए जा रहे हैं हम लोग। पेपर में भी आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाना तो ही। पेपर में तो सबसे ज्यादा चांसेस है उसके आने के। इस वाले पार्ट से तो सीओजीएस वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे। फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन आएगा वो एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन आएगा सेकंड पार्ट से। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। एक सेकंड जरा सॉल्यूशन देख लो, अगर कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो। हाँ मैम, एक बार आपके लिए वो रिवाइज करवा देता हूँ आपको फिर से, ठीक है? आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपका ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट।
ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट को पढ़ना शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, आपका वो ये बताओ कि आपका वो कब तक ठीक होगा माइक? ये नो किस लिए लिख रही हो? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, आपका माइक कब तक ठीक होगा? ये मैसेजेस देख के आधी बातें तो समझ में नहीं आती है, पता नहीं है नो काहे के लिए लिखा है आपने। अब 1 मिनट पहले मैंने कोई ना कोई बात करी होगी जिसके कंटेक्स्ट में लिखा होगा, अब 1 मिनट पहले बात भी नहीं याद है, पता नहीं क्या था। नो, बैलेंस शीट करा दीजिए। अच्छा, वो तो ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट इसका। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे ना, और उसके साथ साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे उसमें से, और उसमें ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड की जाएंगी, तब आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपके जो बचे हुए एक्सपेंसेस है, यानी कौन से बचे हुए, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद जो बचे हुए एक्सपेंसेस है उनको आप माइनस करोगे और ऐड क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से ऐड करोगे। तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? ये क्लियर है ना? ऑपरेटिंग ये कब यूज करना है, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये हमें कब करना होता है, इस तरीके से हमें पीएल तब बनाना पड़ता है जब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा हो। ठीक है, जो कि 99.99% क्वेश्चन में नहीं पूछेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन जब पूछेगा तो हमें इस तरीके से काम करना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर हो तो हम लोग बैलेंस शीट पे बढ़ा जाए फिर। ओके का अब व्हाट्सएप पे काहे लिखे लगी जब सामने अब स्क्रीन खोल ली? ओके, चलो फिर बैलेंस शीट पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न, माइक कब ठीक हो रहा है आपका? माइक कब ठीक हो रहा है आपका? अगर माइक खराब हो गया, आपको दिखता नहीं है कभी कभी चैट पे गूगल मीट वाले? मैम मुझे दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं दूसरे टैब के ऊपर होता हूं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पढ़ाता भी रहूं और आपके मैसेजेस देख पाऊं साथ साथ, ये गूगल मीट के। ठीक है, तो सोल्यूशन यही है कि या तो अगर आप चाहती हैं कि आपके मैसेजेस रेगुलरली, क्योंकि अगर आपके पास ये है कि मतलब आप मैसेज ही कर पा रही हैं इस समय, तो और आप चाहती हैं कि आपके मैसेजेस रेगुलरली देखे जा सके, तो आपको मैसेज व्हाट्सएप पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं
पढ़ाने के साथ साथ गूगल मीट के ऊपर आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स में स्विच ओवर इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हम। ठीक है, वो आपका ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड से इसके ऊपर स्विच ओवर करना इतना इजी नहीं है तुरंत तुरंत, कहीं ना कहीं उसकी वजह से फ्लो जबरदस्ती खराब होगा। हालांकि मैं धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूं बीच बीच में, लेकिन वो उतना स्मूथली काम नहीं कर पाएगा कि दोनों चीजें साइड बाय साइड चल पाए। तो अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट डाउट आ रहा है तो आप इसको फिर व्हाट्सएप पे लिखिए जब तक आपका माइक नहीं सही हो रहा है। ठीक है, और माइक का क्या है मैम, नॉर्मल सी एयर प्लग ले लो, काम चल जाएगा अपना। ठीक है, इस समय मैं खुद 50 रुपए वाले एयर प्लग से आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा खुद ब्लूटूथ वाला माइक खराब हो गया था। ठीक है, कई बार हमें अपने लिए कोई A1 मतलब चीज की जरूरत नहीं होती है, हम लोग नॉर्मल क्वालिटी की चीजों से काम चलाया जा सकता है। ठीक है, मेरा खुद ब्लूटूथ वाला माइक जो मैं यूज करता हूँ वो खराब हो गया था, तो ब्लूटूथ वाला माइक बाद में लिया जाएगा। तब तक हमने कहा कि ये नॉर्मल जो 50 रुपए वाले ईयर प्लग्स होते हैं इनको यूज कर लेते हैं, इससे भी तो काम हो चल जाएगा अपना, क्लासेस ही तो करने हैं। चलो बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट की दो चीजें कौन सी होती हैं, बैलेंस शीट में दो चीजें कौन सी होती है बताओ, भूली बिसरी याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट में कौन सी दो चीजें लिखते हैं, बैलेंस शीट में कौन सी दो चीजें लिखते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। चलो एसेट और लायबिलिटी, ठीक है, तो बस उसी को लिखा जाता है। अच्छा, हमने एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन अकाउंटिंग के क्वेश्चन में किए थे ना ऐसे, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी, तो आपको बैलेंस शीट बनाने का अंदाजा तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं और बैलेंस शीट टोटल कितने तरीकों से बन सकती है, तो बैलेंस शीट दो तरीकों से बन सकती है मैम। ठीक है, बैलेंस शीट टोटल दो तरीके से बन सकती है। बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है बैलेंस शीट इज मेड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा होता है बैलेंस शीट बनती है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस शीट को बनाते हैं सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स, ये दोनों लोग। और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से कौन बनाता है, कंपनीज बनाते हैं। तो कंपनीज की अकाउंटिंग करना तो आपके कोर्स में है नहीं, यानी इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से आपको बैलेंस शीट अभी इस साल तो नहीं बनानी है, अगले साल कंपनीज की अकाउंटिंग आपके कोर्स में होगी तब आपको बनानी पड़ेगी इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से बैलेंस शीट। पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग आपके कोर्स में नहीं है, वो भी अगले साल होगी। बट पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनेगी कैसे, ये आपको इस साल पता चल जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप की बैलेंस शीट ठीक उसी तरीके से बनेगी जैसे सोल ट्रेडर्स की बनती है। और सोल ट्रेडर्स की अकाउंटिंग आपके कोर्स में है, तो उनकी बैलेंस शीट जो बनती है वो लिक्विडिटी के हिसाब से बनती है, तो कैसे बनाई जाती है वो हम सीखेंगे। तो अगर आपको इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बैलेंस शीट बनानी है ना, तो एसेट्स में आप पहले सारे करंट एसेट्स लिखेंगी, फिर नॉन करंट एसेट्स लिखेंगी। ठीक है, और वैसे ही लाइबिलिटीज में आप पहले करंट लाइबिलिटी लिखेंगी और फिर नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगी। पर इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस जब बनता है तो आप पहले नॉन करंट एसेट लिखती हैं और फिर करंट एसेट्स, और वैसे ही लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी फिर करंट लाइबिलिटी। ठीक है,
ये डिफरेंस होता है इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस में, कि लिक्विडिटी के आधार पर जब आप बैलेंस शीट बना रही है तो पहले करंट एसेट्स और फिर नॉन करंट एसेट्स लिखेंगी, पहले करंट लाइबिलिटी और फिर नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। लेकिन जब परमानेंस के हिसाब से बना रही है तो पहले नॉन करंट एसेट्स फिर करंट एसेट्स, फिर पहले नॉन करंट लाइबिलिटी फिर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर है मैम? समझ में आ रहा है? समझ में आया इतना? ओके ग्रेट। ये डिस्कस किया था क्या पिछली बार? ये अलग बात, परमानेंस और लिक्विडिटी वाली अकाउंटिंग इक्वेशन में? नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा बुक में आपके, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, उसको रीड मार लेना, ठीक है? एज एन होमवर्क लिख लो उसको। चलो, अब हम सीखते हैं कि आखिर सोल ट्रेडर्स की हम बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे, लिक्विडिटी के आधार पे। ठीक है, उसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट एज एट, इसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? एज एट। देखो, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, उसके फॉर्मेट के नीचे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, उसके फॉर्मेट के नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बनता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर साल के लिए बनता है, पूरे साल को कवर करता है। बट बैलेंस शीट जो होती है ना, वो उसके फॉर्मेट के नीचे हम एज एट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, एक पर्टिकुलर दिन पे ही बनती है वो। जैसे कि बैलेंस शीट बनेगी कौन से दिन पे? 31 मार्च को। और जो भी साल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2000 समथिंग समथिंग जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस दिन पे बनेगी। उस पर्टिकुलर दिन पे हमारे जो एसेट लायबिलिटी की पोजीशन है उसको हम मेजर करते हैं और उसको हम लिखते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो लिक्विडिटी के आधार पे बैलेंस शीट बनती है इस फॉर्मेट में, आपकी टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट इसको कहा जाता है। ठीक है, ये टी फॉर्मेट होता है। यहां पे लिखी जाएंगी आपकी सारी लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर एसेट्स। मैंने आपको क्या बताया, जब हम लिक्विडिटी के आधार पे सोल ट्रेडर्स की बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? करंट एसेट्स को। ठीक है, और फिर लिखे जाएंगे सारे नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह पहले लिखी जाएंगी सारी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर लिखी जाएंगी सारी नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर लिखे जाएंगे सारे रिजर्व्स, और फिर आपकी कैपिटल। क्योंकि कैपिटल भी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, रिजर्व भी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, हमने सीखा था ना ये बात। उसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, और ये टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। क्योंकि अगर बैलेंस शीट का टोटल ट्रायल बैलेंस का टोटल ना मैच करे तो आप सस्पेंस अकाउंट डाल के मैच करवा सकते हो जबरदस्ती, लेकिन बैलेंस शीट का अगर टोटल मैच नहीं कर रहा तो आप, इसका मतलब ये होता है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कोई गलती की है, वो जाके आपको ठीक करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट का टोटल मैच करना कंपलसरी है दोनों साइड्स का, लाइबिलिटीज और एसेट्स का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कि क्या बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? कंसेप्चुअली की बैलेंस शीट कैसे बनाना है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम है? बताओ। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कैसे बनाना है? पहले करंट एसेट्स लिखना है, फिर नॉन करंट एसेट्स, पहले करंट लाइबिलिटी फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्या फॉर्मेट है? पहले करंट एसेट्स फिर नॉन करंट एसेट्स, पहले करंट लाइबिलिटीज फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ओके। अब हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर, कहां गया वो वाला क्वेश्चन, कहां गया छोटा सा,
जो था बैलेंस शीट के ऊपर। ये था, हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है आर कुमार की एज एट 31 मार्च 2020। तो कौन सी तारीख पे बनानी है? 31 मार्च 2020। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं 31 मार्च 2020। अब देखो हमें क्या करना है, सारे करंट एसेट्स को पहले लिखना है ना, और फिर नॉन करंट एसेट्स को लिखना है। पहले सारे करंट लायबिलिटीज को लिखना है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज को लिखना है। तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन करंट एसेट्स है कौन नॉन करंट एसेट्स है? वो एसेट जो हमें 12 महीने से ज्यादा का बेनिफिट देगा वो क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। और वो एसेट जो हमें 12 महीने या उससे कम का बेनिफिट देगा वो क्या होगा? करंट एसेट्स। वो लायबिलिटी जो हमें 12 महीने के बाद पे करनी है वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो हमें 12 महीने उसके अंदर में पे करनी है वो क्या है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इस आधार पे हम करेंगे। तो कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट होता है क्योंकि 12 महीने से कम का बेनिफिट देगा हमको, तुरंत तुरंत खर्च होता रहता है, तो इसलिए क्या होगा? करंट एसेट्स है, तो इसको शुरुआत में ऊपर लिखेंगे। पहले सारे करंट एसेट्स लिखने होते हैं ना। 11,200 रुपए। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है ड्रॉप द बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ये आपको नहीं करना है, परमानेंस काट के वहां लिक्विडिटी कर दो, क्योंकि परमानेंस के हिसाब से बनाना आपके कोर्स में नहीं है, वो 12वीं के कोर्स में होता है। ठीक है, तो आपको लिक्विडिटी के आधार पर बनाना है क्योंकि वही आपके कोर्स में है। सेकंड है सेकेंडरी क्रेडिटर्स। सेकेंडरी क्रेडिटर्स क्या है? वो एक करंट लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स का जो पैसा होता है ना 12 महीने के बाद नहीं, 12 महीने के अंदर ही चुकाना होता है, इसलिए करंट लायबिलिटी ऊपर लिखेंगे इसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,800 रुपए। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। मैंने बताया था आपको सन्ड्री क्रेडिटर से ही बिल्स पेबल बनता है, क्रेडिटर से बिल्स पेबल और डेटर से बिल्स रिसीवेबल। तो अगर क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है तो बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी होगी। इसको भी यही इसी के नीचे लिखते हैं अब। 3,500। उसके बाद क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों। डेटर्स क्या होगा? डेटर्स जो हमारे कस्टमर्स है जिनको हमें पेमेंट, जो हमको पेमेंट करेंगे, तो उनसे पेमेंट हम जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये डेटर्स है। और अगर डेटर्स करंट एसेट है तो बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है। ठीक है, दोनों को ही क्या किया जाए? करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखना है, तो इसको सबसे ऊपर रखेंगे, नॉन करंट एसेट से ऊपर रखेंगे इन दोनों को। बिल्स रिसीवेबल 5,300 और सन्ड्री डेटर्स 18,000 रुपए। उसके बाद देखो क्या कह रहा है? मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019 85,000 रुपीज। 85,000 की आपकी मशीनरी है मैम। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को उसमें डिप्रिसिएशन लग चुका है 8,500 रुपीज का। ठीक है, तो मशीनरी क्या है? वो एक फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है, तो उसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, क्योंकि अगर कोई एक आधा और करंट एसेट हुआ तो उसका मशीनरी के ऊपर होना जरूरी है एज पर फॉर्मेट, क्योंकि करंट एसेट्स पहले फिर नॉन करंट एसेट्स। तो मशीनरी कितने की? 85,000 की, और उसमें डिप्रिसिएशन कितना लगा है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, लेस डिप्रिसिएशन 8,500। तो ये कितना हो गया? 76,500। उसके बाद लिखा है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है 21,000 रुपए की 1 अप्रैल 2019 को, और उसमें डिप्रिसिएशन लग चुका है 2,100 रुपए का। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 21,000 रुपए का, लेस डिप्रिसिएशन 2,100 रुपए। कितना हो गया? 18,900 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आप जानती हो क्या है, यहां पे लिखेंगे, वो करंट एसेट है।
तो उसको नॉन करंट एसेट्स के ऊपर लिखना जरूरी है। कितना हो गया क्लोजिंग स्टॉक? 15,400 रुपए। तो चलो ये सब हो गए। अब प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट है 90,000 रुपए। तो कैपिटल जो होगी वो सबसे नीचे लिखी जाती है, मतलब करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज के बाद और रिजर्व्स के बाद भी अगर कोई रिजर्व्स हो तो इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पे। कितने रुपए की है कैपिटल मेरी? 90,000। और ड्राइंग्स आपकी इस साल हुई है 8,000 रुपए की, तो ड्राइंग्स क्या होगी? कैपिटल में से माइनस की जाएंगी। कितने रुपए है ड्राइंग्स? 8,000 रुपए। और नेट प्रॉफिट जो हुआ है आपका 31,000 का, तो जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका अंत में नेट प्रॉफिट आता है वो यहाँ कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, और अगर नेट लॉस आएगा तो वो माइनस कर दिया जाएगा यहाँ से कैपिटल में से। तो ये 90 प्लस 31 माइनस 8 करेंगी तो आएगा 1,13,000। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपने सारी चीजें एंटर कर दी है यहाँ पे। अब कोई भी आइटम ऐसा नहीं बचा है जिसकी आपने बैलेंस शीट में एंट्री ना की हो। तो अब फाइनली आप क्या करेंगी? बैलेंस शीट को टोटल कर देंगी। ठीक है, सबसे पहले लाइबिलिटी को टोटल कर लो क्योंकि वहां पे अमाउंट्स कम लिखी है। तो लाइबिलिटी को आप टोटल करेंगी तो टोटल आएगा 1,45,300। अब क्या करना है? अब आपको भगवान का नाम लेना है कि एसेट साइड का भी टोटल 1,45,300 ही आया, क्योंकि नहीं आया तो फिर बड़ी मेहनत लगेगी आपको ये ढूंढने में कि आपसे गलती कहां हुई है। इस क्वेश्चन में तो नहीं लगेगी, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तीनों एक साथ बनाने होंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो वहां इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी और वहां पे अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही होगी ना तो फिर बड़ी मेहनत लगती है वो ढूंढने में कि आपने गलती कहां कर दी है। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए कि ये 145,300 ही आए, और आ रहा है। तो एसेट्स का भी टोटल 1,45,300 आ रहा है। बैलेंस शीट टैली कर रही है आपकी। ठीक है, तो ऐसी खुशी में क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी सिचुएशन में जब बैलेंस शीट टैली कर जाए तो क्या करें? पूरे मोहल्ले में पेड़े बंटवाओ। सही है। हाँ सर, अगर एक एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर टैली कर रही है तो उसके लिए पेड़े बंटवाने लग जाएंगे तो हमारी जेब तो ढीली हो जाएगी फालतू में, क्योंकि इसके तो बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलो, कह रही हो आप कि अगर करंट या नॉन करंट एसेट्स या लाइबिलिटी ना करे तो गलत तो नहीं होगा? क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा मैम। ठीक है, आप चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी को ऊपर लिख दो, नॉन करंट लाइबिलिटी को नीचे लिख दो, नॉन करंट एसेट को ऊपर लिख दो, करंट एसेट को नीचे लिख दो, उससे टोटल पे तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। टोटल तो आपका बैलेंस शीट का मैच करेगा ही, जितना आना था उतना ही आएगा, उससे तो टोटल के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके बैलेंस शीट के। लेकिन एक प्रोसीजर है, ठीक है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ने एक प्रोसीजर दे रखा है कि सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स अपनी बैलेंस शीट इसी प्रोसीजर से पर लिक्विडिटी के आधार पर बनाएंगी। ऐसा क्यों कह रखा है? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये बहुत हाई वॉल्यूम वाले बिजनेस नहीं होते हैं कंपनीज का जो क्योंकि इतना लंबा ये क्वेश्चन है। लंबा कहा है मैम? अभी लंबा क्वेश्चन आपने देखा नहीं फाइनल अकाउंट्स का। लंबा क्वेश्चन तब आएगा जब तीनों बनाने होंगे, वहां पे एक एक पन्ने के क्वेश्चन होंगे। ये तो बेचारा 2-3 लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, कल से वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है, जो एक एक पन्ने वाले हैं। वो मैंने आपको कुछ सेंड भी कर दिए हैं, आप चाहो तो घर पे लगा सकती हो प्रैक्टिस के तौर पे, नहीं चाहो तो कल से हम लोग शुरू करेंगे उसको। अच्छा, अब सुनो, वो जो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर आप उसको नॉन करंट को पहले भी लिख दो, करंट को बाद में भी लिख दो, तो उससे कोई टोटलिंग पे फर्क नहीं आएगा। टोटल तो वही आएगा बैलेंस शीट का, क्योंकि आप थोड़ी ना कि आप कोई साइड्स थोड़ी ना बदल रही हो, आप तो चीजें बस ऊपर नीचे कर रही हो ना, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये है कि एएस ने और रूल्स एंड रेगुलेशंस ने क्राइटेरिया फिट करके रखा है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स इसी तरीके से अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। वो अपने करंट एसेट्स को ऊपर इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये छोटे वॉल्यूम वाले बिजनेसेस होते हैं, कंपनी के पास वॉल्यूम ज्यादा होता है, उनकी सेल्स ज्यादा होती है, उनके पास कैपिटल ज्यादा होती है, तो इसलिए उनके करंट एसेट्स के महत्व इतने नहीं होते।
लेकिन ये क्योंकि इतने हाई वॉल्यूम वाले इनके पास कैपिटल और सेल्स नहीं है, इसलिए इनकी लिक्विडिटी जानना ज्यादा बड़ी प्राथमिकता होती है। लिक्विडिटी करंट एसेट से पता चलती है, ठीक है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि अपने करंट एसेट्स ऊपर दिखाओ। अब करंट एसेट्स ऊपर दिखा रहे हो तो करंट लाइबिलिटी भी ऊपर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए इनको अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ऊपर दिखाने होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटी नीचे दिखाने होते हैं। और कंपनी के पास हाई वॉल्यूम वाले चीजें होती हैं, उनके लिए उनके लिए कोई इच्छुक नहीं होता उनकी लिक्विडिटी जानने को, इसलिए उनको छूट है कि वो नॉन करंट एसेट्स ऊपर दिखा सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी ऊपर दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? बैलेंस शीट क्लियर है ना? तो और फिर अगर आप सोचो कि अगर आपने नॉन करंट को ऊपर कर दिया, करंट को नीचे कर दिया, तो आप तो पूरा फॉर्मेट वो चेंज ही कर देंगे ना। आप तो लिक्विडिटी के आधार पर नहीं बल्कि परमानेंस के आधार पर बैलेंस शीट बनाने लग जाएंगे, क्योंकि वो परमानेंस वाली बैलेंस शीट हो जाती है जब आप नॉन करंट एसेट्स ऊपर दिखाओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एग्जाम में करो, अपने स्कूल का एग्जाम इसलिए आप देंगे इस साल, तो आप केवल इस साल तो आप केवल क्या करेंगे, अपने 11th का एग्जाम देंगे ना, फाइनल्स। तो 11th में हो सकता है टीचर जल्दबाजी में क्या कर दे, अगर आपने नॉन करंट एसेट्स ऊपर लिखे, करंट एसेट्स नीचे लिखे हैं, तो हो सकता है जल्दबाजी में उसको चेक कर दे। लेकिन ये काम कभी बोझ में नहीं करना, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट सीख रही हो, ये इसी तरीके से पार्टनरशिप की भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना, और पार्टनरशिप पढ़ना है 12वीं में, और यही सेम तरीका आपको फॉलो करना है लिक्विडिटी के आधार पर बैलेंस शीट बनाने का, पार्टनरशिप के लिए भी। तो वहां पे अगर आप ऐसा गलती से कर दोगी तो बोझ में